बैक नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आपको सबसे रूबरू करा रहे हैं बड़ी खबरों से। लेकिन पहले मध्य प्रदेश में नगर सरकार चुनने के लिए आज पहले चरण में 11 निगमों में वोटिंग जारी है। साथ ही 36 नगर पालिका परिषद और 86 नगर परिषद में भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। पहले चरण में जिन 11 नगर निगमों में चुनाव हो रहे हैं उसमें भोपाल में 8 महापौर प्रत्याशी मैदान में, तो जबलपुर में 11 महापौर प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। सागर में 8 महापौर प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं, तो छिंदवाड़ा में 10 महापौर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। बुरहानपुर में 7, उज्जैन में 6, ग्वालियर में 7 और सतना में 9 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। खंडवा से 5 और सिंगरौली में सबसे ज़्यादा 12 प्रत्याशी महापौर के लिए जंग लड़ रहे हैं। इन चुनाव में प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला तो होगा ही, साथ में बीजेपी कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं का सियासी भविष्य भी तय होगा। तो निकाय चुनाव के रण में कौन मारेगा बाजी, इसी को लेकर सुबह से लगातार हम मंथन जारी कर रहे हैं और इसमें आपको मेहमानों से भी रूबरू कराएंगे। लेकिन इससे पहले बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। कितने परसेंट कहां मतदान हुआ, आइए बताते हैं आपको। अब तक निकाय चुनाव में 50% मतदान हो चुका है। रीवा में 42.60%, सिंगरौली में 34.50%, अनूपपुर में 46.90%, उमरिया में 50.80%। मतदान कटनी में हुआ है 47%, 10 और जबलपुर में 32.10% मतदान हुआ। बालाघाट में 45.50, सिवनी में 42.40, नरसिंहपुर में 53.50%, छिंदवाड़ा में 43.20%, बैतूल में 46.90%, हरदा में 51.60%, नर्मदापुरम में 31.60%, रायसेन में 55.20%, विदिशा में 48.10%, भोपाल में 25.54%, सीहोर में 48.20%, राजगढ़ में 51.50%, आगर मालवा में 64.60%, शाजापुर में 56.30%, देवास में 62% और खंडवा में 34.90% मतदान हुआ है। बैतूल में 46.90%, भोपाल में अभी मतदान कम हुआ है, 25% के लगभग हुआ है। रीवा में 42.60%, निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जारी है। एक और बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जारी है। इंदौर से आ रही है बड़ी खबर। इंदौर से मेयर प्रत्याशी संजय शुक्ला, निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जारी है। संजय शुक्ला ने परिवार के साथ किया मतदान। इंदौर से मेयर प्रत्याशी हैं संजय शुक्ला, परिवार के साथ कर रहे हैं मतदान। पहले चरण की वोटिंग जारी है। मेहमान कौन कौन है? मत मतदान केंद्र पर पहुंचे संजय शुक्ला परिवार के साथ। शाम 5 बजे तक होना है मतदान। अब तक पूरे मध्य प्रदेश में 50% मतदान हो चुका है। सर्वाधिक मतदान हुआ है आगर मालवा में 64%,
कि देखिए मेरे परिवार साथ मतदान इसलिए किया कि इंदौर मेरा पूरा परिवार मेरे परिवार के लिए लड़ रहा है कि जो परिवार ने इंदौर में जो मेहनत करी, जो काम करा, जो विकास करा, जो उसके लिए मेरे साथ पूरा परिवार है। तो मैं भी अपने परिवार के साथ वोट डालने आया कि वो वोट सभी को डालना चाहिए। तो हमने परिवार के साथ यहाँ वोट डाला है। इंदौर से अपील कर रहे हैं सभी को वोट डालना चाहिए। मैंने भी अपने परिवार के साथ वोट डाला है। ठीक है, तो निकाय चुनाव पर मंथन जारी है और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं गीत धीर, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, धर्मेंद्र शर्मा है कांग्रेस प्रवक्ता, और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन शर्मा। राहुल जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। अब तक 50% मतदान, भोपाल में सबसे कम दिख रहा है आंकड़ा 25%, और सबसे ज्यादा आगर मालवा में। कैसे देखते हैं, भोपाल में रुचि कम क्यों दिख रही है? नहीं प्रजेश जी, शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि प्रतिशत कम हुआ है, लेकिन अभी तो 3 बज रहे हैं लगभग, तो मेरा अंदाज है कि यदि आप नए आंकड़े दोगे तो 50% करीबन भोपाल में मतदान हो गया है। सुबह सुबह थोड़ा सा लग रहा था कि लोग कम निकले हैं घर से, प्रतिशत कम रहा है, करीबन 25-30% रहा सुबह। लेकिन 3 बजे के बाद की जो हम लोगों को मिला है रिपोर्ट, उसके अनुसार तो करीबन 50% करीबन मतदान हो गया है। हाँ, ज्यादा ये मतदान बात होता जो है तो हम देखते हैं रंजन जी कि वो बीजेपी के फेवर जी में जाता है, और कम होता है तो आमतौर पर ऐसी धारणा है कि वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाता है, खासकर शहरी क्षेत्रों में। तो अभी जो नहीं, आंकड़े आ ये रहे हैं, चाहे रीवा से हैं, अनूपपुर से हैं, उमरिया से हैं, बड़े शहरों की बात करें हम तो छिंदवाड़ा में भी 43% हुआ है। हम्म, नहीं ब्रजेश जी, देखो सीधी बात ये है कि अब ये देखा जाए तो लोग, हम ना भारतीय जनता पार्टी को बोल रहा हूँ ना कांग्रेस को बोल रहा हूँ, जी। लेकिन माहौल ये कि सत्ता के विरोध में माहौल हमेशा जाता है। और इस बार जो माहौल जो नगरीय निकाय के चुनाव में जो देखने को मिल रहा है, वो सीधा ये है कि सत्ता के विरोध में मामला जा रहा है, और ये प्रतिशत भी जो कम हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के वाकई में जो लोग हैं, वो वोट डालने के लिए संभवतः मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा संकोच की स्थिति में फंसे हुए हैं। इसलिए वोटिंग परसेंटेज आपको शुरुआती दौर में लेकिन बहुत 3 कम बजे दिखाई तक देता यदि है। रंजन जी 50% हो जाता है, 3 बजे तक जी ओवरऑल जो हाँ 50% हो गए, तो 5 बजे तक होना है। तो ये आंकड़ा हाँ, तो बस पहले ही जैसा पहुंच जाएगा, 60-65 तक पहुंचेगा, 62 तक पहुंचेगा। फिर भी आप यही कहेंगे एंटी परसेंटेज इकसठ इनकम्बेंसी है। बासठ इकसठ बासठ बासठ तक जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ये धारणा भी लोगों को दूर कर देना चाहिए कि कम प्रतिशत होगा तो भारतीय जनता पार्टी को, और ज्यादा प्रतिशत होगा तो कांग्रेस को, या फिर कांग्रेस, ये उलट वाली स्थिति अब नहीं बची है। अब तो ठीक। मतदाता इतना जागरूक हो चुका है, उसे मालूम है कि किसको क्या चुनना है। वो पार्टी बेसिस वाला मामला अब नहीं बचा हुआ है। आप ये देख लीजिए कि जिसको महापौर को जिताना है तो महापौर को देना, पार्षद को देना। तो यहाँ प्रत्याशी का चयन व्यक्तिगत हो गया है। जिन लोगों ने काम किया है, जिन लोगों की छवि लोगों के बीच में अच्छी हो, वो महापौर का प्रत्याशी हो या पार्षद का प्रत्याशी हो, लोग उसे चुनना पसंद कर रहे हैं। अब ये धारणा बिल्कुल अलग हो गई है कि अंधेपन में चल रहा हो कि नहीं साहब, भारतीय जनता पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी खड़ा है तो उसको वोट देना है, या कांग्रेस का खड़ा है हम कांग्रेस के हैं तो उनको वोट देना है। ये धारणा बहुत अलग हो चुकी है। इस समय मतदाता बहुत पढ़ा लिखा है, समझ रहा है, युवाओं लेकिन की संख्या बहुत रंजन जी, अधिक जो हो गई धारणा है। की आप बात कर रहे हैं वो पार्षदों पर तो लागू हो सकती है, लेकिन आपको भी लगता है कि हाँ, महापौर के जो बात हो रही है, उम्मीदवार की बात हो रही है, वहां तो पार्टी देखता है मतदाता, खासकर वहां व्यक्ति की नहीं उतनी नहीं छवि काम नहीं करती। नहीं नहीं ब्रजेश जी, ये चीज तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा कि बहुत सारे नगरीय निकाय चुनाव देखे हम लोगों ने, और बहुत धारणाएं भी देखी हैं, लेकिन हम्म। ये मिथक, ये धारणाएं टूट रही हैं अब जहां देखोगे आप, यदि ऐसा ही होता तो महापौर के चुनाव में पूरी की पूरी टॉप आला कमान, टॉप लीडर्स कभी नहीं जीतते थे, स्थानीय स्तर पर हो जाता था। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और बाकी लीडरशिप भी सक्रिय रही, और यहाँ भी शिवराज सिंह चौहान ने भी मध्य प्रदेश में से भोपाल राजधानी की है उन्होंने, और हम तो मध्य देखते प्रदेश से आ रहे हैं बाहर। अभी लगातार जिस तरह से ट्रेंड बन रहा है कि चाहे निकाय चुनाव हो, जी बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरती है। और चूंकि 2023 में विधानसभा के चुनाव होना है,
इसलिए इसे सेमीफाइनल भी माना जा रहा है रंजन जी। इस वजह से भी हम सेमीफाइनल- ताकत देख सकते हैं, इस वजह से जोर देख सकते हैं। हाँ तो ब्रजेश जी, डर तो इसी बात का है कि सेमीफाइनल है, जो सत्ता में बैठे हैं उनको इसकी तैयारी ठीक है। करनी है, जो सत्ता से बाहर है उनको भी तैयारी करनी है, तो दोनों के लिए सेमीफाइनल है। तो ये मान के चलिए कि दोनों ने अपनी अपनी ताकत झोंकी है इसमें। और नतीजे आप बता दें कि नतीजे वाकई में जो लोग कह रहे हैं कि चौंकाने वाले मिलेंगे, तो ठीक है आपको चौंकाने वाले मिलेंगे। पार्षद गीत के जी, रूप में भले नतीजे चौंकाने वाले आएंगे। और चौंकना किसको चाहिए? आपकी तरफ इशारा है रंजन जी का कि आपको एंटी इनकम्बेंसी का डर सता रहा है। आपको लग रहा है कि तो 2023 में जाएंगे, जो सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है एक तरह से, और जो मतदान प्रतिशत की तरफ भी वो इशारा कर रहे हैं कि वो आपके ही खिलाफ जा रहा है, और कई मिथक भी टूट जाएंगे। ज़्यादा होगा तो आप ये ना सोचें कि आपके ही फेवर में गया, हो सकता है नाराजगी वाला वोट हो। रिधि जी देखिए, रंजन साहब जो है एक पत्रकार हैं, आकलन करना उनका काम है, मेहनत करना हमारा काम है, क्योंकि पार्टी का जो लक्ष्य है अंत्योदय को ध्यान में रखते हुए विकास की बात करना, हम उसी की बात करते हैं और अपने काम ही गिनवा रहे हैं। हम किसी की बुराई भलाई में या दूसरे पार्टी के विरोध में बात करने में इच्छुक भी नहीं है। और जहां तक के मीडिया की बात है तो मीडिया का सम्मान करते हुए चलते हैं, क्योंकि देखिए आकलन करते हुए अगर हमें राह दिखाई जा रही है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसा कि हम तो हमेशा से चुनावी मोड में ही कार्य करते हैं और विकास की गाथा हमने रची है, चाहे भोपाल में ही बात कर लीजिए। अब मैं क्योंकि कुछ काम तो उदाहरण अच्छे गिना दूंगा रहे तो हैं आप, उदयपुर के काम भी गिना रहे थे, हमने बीच में देखा था। जरूरी है, वो भी ध्यान आकर्षित करना जनता का हर तरफ जरूरी है। जैसे एमपीआरडीसी को बंद कर दिया था दिग्विजय सिंह जी ने, हमने बाग सेवनिया में भी बस अड्डा बना दिया है, IRT। तो बहुत सारी चीजें हैं। वो गोगता में हमने ट्रांसपोर्ट नगर को शिफ्ट कर दिया, नई सब्जी मंडियों का जो है सुचारू रूप से संचालन हो पाए ये भी देखा, पुरानी सब्जी मंडी को बंद ना करते वहां पर फल भी आए ये भी देखा गया। तो बहुत सारे काम है, अनेकों काम भारतीय जनता पार्टी ने किए ताकि सबका विकास, सबकी जो हम एक जो बात करते हैं कि सबका साथ जो हमें मिलता आया है, हम उसी की गाथा आगे रखने के लिए बात कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जनता बहुत जागरूक है, बिल्कुल सत्य बात कही है हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने, ब्रिजेश जी, और भारतीय जनता पार्टी उसी के ऊपर जो है चल रही है। निश्चित रूप से जनता का जो निर्णय होगा वो निर्णायक होगा। और आज जो है अभी कुछ टाइम के बाद में मतदान का समय पूरा होने ही वाला है, लगभग 2-3 घंटे का समय बचा है। निश्चित रूप से हम तो प्रयास कर रहे हैं कि जनता जो है अधिक से अधिक मात्रा में घर से बाहर अभी भी निकले। सुबह जो है बिल्कुल जनता थोड़ी सी कम निकली थी 10 बजे के बाद से 11 बजे तक के, उसके बाद फिर मतदान जो है वो सामान्य गति से मध्य प्रदेश के लगभग सभी जगह जहाँ जहाँ आज मतदान हो रहा है आज चल रहा है। निश्चित रूप से हम कामना करते हैं कि जनता के लिए जो प्रत्याशी काम करेगा जनता उसे चुनेगी। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता ने हमेशा से भरोसा दिखाया है, आप देश के सभी कोने में देख रहे हैं। और जो भी लेकिन खोने के लिए राष्ट्रवादी है आपका ही पास है ना, 16 पे आपका ही कब्जा है, तो चिंता आपको ज्यादा होनी चाहिए। देखिए कब्जे वाली बात तो सुबह कमलनाथ जी कर रहे थे, हम तो सेवक हैं, जनता की सेवा करने के लिए जो है अगर मौका दिया है उन जगहों पर तो निश्चित रूप से बने रहेंगे, यही मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूँ। बाकी जनता जो है निर्णायक है, जनता जो है समझदार है, जनता का जो निर्णय होगा वो कबूल होगा। जनता का जो निर्णय होगा सबको कबूल होगा, वो तो कांग्रेस को भी होगा धर्मेंद्र जी, और बीजेपी को भी होगा। लेकिन मेहनत बीजेपी की ज़्यादा दिख रही है, और 16 पे कब्जा है सिर्फ, और 3 पर त्रिकोणीय मुकाबले के आसार बन गए। इस बार तो छिंदवाड़ा पर भी आप जोर लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ आपके सर्वाधिक विधायक हैं, एकमात्र सांसद वहाँ से आते हैं, कहीं वो भी फिर पिछली बार की तरह बीजेपी खाते में ना चली जाए। ये डर है ब्रजेश जी भाजपा का। आप देखिए कि भाजपा ही मुख्यमंत्री, रंजन जी तो कह रहे हैं डर तो सांसद, कांग्रेस को भी है, क्या 2023 में चुनाव में तो कांग्रेस भी जाएगी। हम डरते नहीं है, हम डरते नहीं, हम लोग तो संघर्ष करते हैं, संघर्षशील लोग हैं। आपने देखा है इन लोगों को इतनी शर्म नहीं आती। 18 साल हो गए इनकी सरकार को, 17 पूरे हो गए, 18वीं साल इनकी चल रही है। और ये लोग जहां भी जा रहे हैं इनके झूठ का पुलंदा आप देखिए। 15 महीने की सरकार की खामियां बता रहे हैं। 18 साल में इन्होंने प्रदेश को गर्त में धकेला, उसकी बात नहीं बता रहे हैं। आज तो सबसे बड़ा उपहार इनकी केंद्र की मोदी सरकार ने दिया है, 50 रुपए रसोई गैस के दाम बढ़ा दिए। अब आप देखिए आज मध्य प्रदेश में 1100 रुपए सिलेंडर का दाम हो गया। मतलब सगुन के 1100 रुपए। आपको किसी के यहाँ अगर कन्या की ब्याह में कहीं जाना है तो एक रसोई गैस का सिलेंडर भरवा दीजिए, उसकी पूर्ति हो जाएगी। ये लोग पूरा का पूरा सिस्टम को अपने हाथ में लेकर सोच रहे हैं कि हमने इस देश पर कब्जा कर लिया है, इसलिए हमारी मनमर्जी चलेगी। आज महंगाई से आम आदमी का जीना दुर्लभ है। आप देखिए दूभर हो गया है, बल्कि आप देखेंगे घर गृहस्थी की हालत ये है कि सरसों का तेल हो, रिफाइंड हो,
सब चीजें महंगी हो गई जनता इस बात से। और दूसरा नगरीय निकाय चुनाव नगर में निगम में सबसे बड़ा आप आ मुद्दा जाएंगे जो तो ये है, सब चीजें सस्ती हो जाएंगी क्या धर्मेंद्र जी? ये सब चीजें सस्ती नहीं हो जाएंगी। ये जनता का आक्रोश है बीजेपी के प्रति। तो जनता के का सबसे आक्रोश बड़ा के भरोसे बैठी है कांग्रेस। मैं आपसे जवाब लूंगा गीत जी। जनता के आक्रोश के भरोसे नहीं बैठी, जनता इन पर विश्वास करके इनको वोट ठीक। देती, लेकिन इन्होंने ठगने का काम किया। आप देखिए ग्वालियर में आज पानी बरस रहा है, भ्रम फैला रहे हैं, ठग रहे हैं आप। दोनों तो जवाब 50 ले लेते, लेकिन साल बड़ी हो गए। खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। एक बड़ा बयान आया है कमलनाथ जी का, सीधे आपको कमलनाथ जी के पास ले चलेंगे, उनके बयान भी सुनवाएंगे। कमलनाथ जी ने एक बड़ा बयान दिया है, बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। बीजेपी ने किया पुलिस पैसा प्रशासन का उपयोग, बीजेपी के पास नहीं है जन समर्थन। कमलनाथ कह रहे हैं जन समर्थन नहीं है, पैसा प्रशासन और पुलिस का उपयोग कर रही है बीजेपी। निकाय चुनाव में कमलनाथ ने लगाए गंभीर आरोप। चलिए सुनाते हैं आपको क्या कह रहे हैं कमलनाथ। जनता पार्टी के पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन बचा है। जो मुझे फोन आ रहे हैं, प्रशासन का दबाव, पुलिस का दबाव, पैसे का दबाव, अगर जन समर्थन होता है तो क्या इन चीज़ों की जरूरत होती है? ये आज जिस प्रकार का दुरुपयोग किया जा रहा है, आगे सब याद रखें कि कल के बाद परसों भी आएगा। और जो उलझान है, जो आज मुझे सब जगह मेरे बात हुई है, अभी मैं कटनी से आ रहा हूँ और साफ स्पष्ट है कि जनता आज उनका पेट भर गया है शिवराज सिंह जी के झूठ से, उनके नाटक से, उनके नौटंकी से, उनकी घोषणाओं से जनता का पेट भर गया। बीजेपी पास पुलिस, पैसा और प्रशासन, और हम तो एक एक अपने उम्मीदवार से रिपोर्ट मंगा रहे हैं ताकि ये हमारे पास रिकॉर्ड में दर्ज रहे कि कौन से अधिकारी पंचायत लेवल से लेके ऊपर तक जिन्होंने पक्षपात किया, प्रजातंत्र को दबाया और बीजेपी का बिल्ला लेके अपने जेब में घूमते रहे। मुझे मध्य प्रदेश की जनता पर विश्वास है कि आज अगर ये सोचते हैं कि जनता को गुमराह कर लेंगे, उनका ध्यान मोड़ लेंगे, जिस प्रकार आज मध्य प्रदेश में हर वर्ग त्रस्त है, हर वर्ग दुखी है, ये बात स्पष्ट अब 17 और 18 तारीख को हो जाए। कल के बाद परसों भी आएगा गीत जी। पुलिस, पैसा और प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं आप, चारों तरफ से रिपोर्ट आ रही है। देखिए, यदि जनता पे भरोसा है और विकास पर भरोसा है तो फिर इस सब चीजों का उपयोग क्यों कर रहे हैं? ये बात सबसे पहले कौन बोल रहे हैं? कमलनाथ जी। ये वही कमलनाथ जी है जिन्होंने मंत्रालय को दलालों का अड्डा बना दिया था। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, की बात कर रहे हैं। सर, पैसा तो धर्मेंद्र जी आपके पास आऊंगा। ये बार-बार 15 महीने की कैसेट पर आ जाते हैं। 18 साल में पहले कमलनाथ जी जो आरोप लगा रहे हैं उसका तो जवाब ले लो धर्मेंद्र जी। बना रखा है। धर्मेंद्र जी आ रहा हूँ आपके 50 पास, साल हो गए पर्याप्त नगर समय। निगम ग्वालियर में जरा से धर्मेंद्र पानी में पूरे शहर में पानी भर गया। अरे धर्मेंद्र जी, ग्वालियर में नगरीय जल भराव की इतनी गंभीर समस्या है कि 1 घंटे की बारिश ने पूरे शहर को लबालब भर दिया है। 18 महीने की इनकी 18 साल की सरकार ने पूरे प्रदेश को भ्रष्टाचार में जकड़ लिया है और ये 15 महीने की सरकार की बात करते हैं। दलालों का अड्डा तो आपने नगर निगम से लेकर वल्लभ भवन तक जवाब तो आ जाने दीजिए। इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं कमलनाथ जी, और आपके आरोपों से बड़े आरोप हैं। जवाब तो आ जाने दीजिए कमलनाथ जी के गंभीर आरोपों पर। इन भाई आप भी जवाब देना, हम सुनते हैं संयम से, आप संयम से सुनो। आपके राहुल गांधी ने खैर एक बात बिल्कुल सही बोली थी सिलेंडर का, पहले मैं उत्तर दे देता हूं धर्मेंद्र भाई की बात का। आदरणीय धर्मेंद्र भाई, इसको संयम से सुनिएगा। इनके राहुल गांधी जी ने एक बात बिल्कुल सही बोली थी कि 450 रुपए का सिलेंडर हम देते थे 2013 में। साहब बिल्कुल सही है, मैं मानता हूँ। और उस पर सब्सिडी देते थे वो 850 रुपए की। साहब आज जोड़ लो 850। कौन से गणित में पढ़कर आए हो आप 850 रुपए की सब्सिडी? और कौन से गजट नोटिफिकेशन में या सरकार के किसी सरकारी दस्तावेज में लिखा है? आप लोग झूठ और भ्रम के नाम पर कब तक राजनीति करेंगे? 227 रुपए की सब्सिडी, 227 रुपए की सब्सिडी गवर्नमेंट देती थी, आपको जानकारी नहीं है? 227 रुपए की सब्सिडी गवर्नमेंट देती थी। राहुल गांधी आप जनता को लूट रहे हैं। 500 रुपए के सिलेंडर को 1100 रुपए का बेच रहे हैं और जनता कुछ नहीं कहेगी। कौन है? चलिए महंगाई पे भी हम चर्चा कर लेंगे। जनता अरबों रुपए पे आ जाते हैं धर्मेंद्र जी। गीत जी मुद्दे पर आ जाते हैं। 70 रुपए लीटर था, 180 रुपए लीटर बिक रहा है। गीत जी, अरे शर्म धर्मेंद्र करिए। जी शर्म मुद्दे करिए। पर आ जाते 18 हैं। साल में गीत प्रदेश जी, की हालत क्या कर दी कि वह बेरोजगार है, जी। सड़कों पर भटक रहा है। तो क्या धर्मेंद्र जी अभी से डर सताने लगा है कि हारने की बौखलाहट है? आप कह रहे हैं एक तरफ जन समर्थन मिल रहा है और दूसरी तरफ कह रहे हो पैसा, प्रशासन और पुलिस का उपयोग कर रहे हैं, तो ये बहाना ढूंढ रहे हो क्या? उपयोग की काम नहीं आएगा इस बार।
इस बार कांग्रेस का एक एक सिपाही मुस्तैदी से लड़ रहा है ब्रिजेश जी। ग्वालियर नगर निगम में 50 साल से इनका कब्जा है। आज ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर से भी नीचे आ गया है। जल जमाव की समस्या, सीवर की समस्या, पीने के पानी की समस्या, नगर निगम का नहीं कर रहा। आप भोपाल का ले लीजिए, कल भोपाल में जरा सा पानी बरसा, पूरा भोपाल उफन गया। मनोज सर ने एक फोटो ट्वीट किया था, मैं तो कल मनोज सर का एक फोटो ट्वीट देख रहा था। ठीक है, कि ठीक वो है, बेचारा नल्ले में जाते जाते बचा। नंबर 1 है। और वो जो है जवाब ले बंटाधार लीजिए। पहले करते थे, जो बातें कर रहे हो वीआईपी रोड की 4 इंच पानी, भाई साहब ये थोड़ा संयम के साथ बातें करो, थोड़ा सूझबूझ के साथ बात करो, बचकानी बातें मत करो राहुल गांधी की तरह। ये जो है बात जब आती है, बारिश अगर तेज होती है तो कहीं ऐसा नहीं अकेले राहुल गांधी से, मोदी से लेकर पूरी भाजपा परेशान है और उसको बचकाना बोल रहे हो। पूरी भाजपा परेशान है। ईडी, सीबीआई किसके पीछे लगी है? एक राहुल गांधी के पीछे। वो अकेला सच बोलता है क्योंकि संघीय से डर लगता है। जितने भी संघी हैं, इनको सच से डर पूरी लगता बात तो है। आ जाने दीजिए धर्मेंद्र जी। ये अंग्रेजों के गुलाम, अंग्रेजों के मुखबिर लोग हैं। इनको सच से धर्मेंद्र जी, लगता है। झूठ धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, मजबूरन में आपकी आवाज में म्यूट करना पड़ेगा। यार परिवार आप वाले बात देख तो आ रहे जाने होंगे, दीजिए आप पूरी। तो इज्जत रखो, चैनल की मर्यादा रखो, थोड़ी सी जी, शर्म जी। रखो। ये अपन क्या कहीं पुलिस का, material- प्रशासन का पैसे का उपयोग करेंगे चुनाव में? विकास पर भरोसा नहीं है, कब तक भ्रम फैलाएंगे? आरोप लगा रहे हैं कमलनाथ जी। ये भ्रमित करने वाला आरोप है। सिद्ध करके दिखा दे कहाँ पैसे का उपयोग किया। ये तो खुद ही जो है झूठ बोलते हैं। डिब्बों में मिठाई के साथ में क्या बंटवा रहे हैं, कहीं सिद्ध कर पाए क्या? ये तो कांग्रेस पार्टी का स्वयं का काम है साहब। ये जो है आज से नहीं, इनका पुराना आचरण रहा है, क्योंकि ना इनके नियत है ना इनके साथ आचरण है। कहीं तो ठीकरा फोड़ना है हार का, तो अब यही फोड़ना 17 तारीख को बताएगा अरे परिणाम। साहब गुंडागर्दी करते हुए ये लोग दिख रहे हैं, कहीं पे पुलिस वालों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस का उपयोग तो कांग्रेस के समय पे कमलनाथ ने दुरुपयोग किया था। यहाँ पर कभी इस प्रकार का आचरण ही नहीं रहा। अगर आचरण रहा होता तो आज ये लोग बाहर नहीं दिखते। वो सबने देखा था किस तरीके से विधायकों को पुलिस प्रोटेक्शन में कर्नाटक ले गए थे, चढ़ लेके आओ यार, किस तरीके से खरीदी हुई सरकार बनाई है। और यहाँ ये बेशर्म लोग बड़े गजब के होते हैं साहब। नहीं 2 बार मतलब जनमत का अपहरण करने के बाद थोड़ी सी किस प्रकार जनता का की चुनी हुई सरकार को गिराकर नाक लगाकर बात करना कोई इनसे सीखे। शर्म करो, विषय आने दो। तुम्हारे कमलनाथ की तरह झूठ का जो पुलिंदा अभी तोड़ता हूँ मैं, रुक तो जाओ, सुन तो लो विषय को। ये जो है झूठ का आरोप लगा रहे हैं रोथलपुरी जैसे, इनके भांजे पैसा कहां से लेके आए थे ये कमलनाथ ने क्या बताया है? कमलनाथ इसका जवाब नहीं देंगे, लेकिन कमलनाथ भ्रमित करने वाली बातें बोलेंगे, वो भी बिना प्रमाण के। ये जो है इतना डैमेज हो चुकी कॉर्पोरेशन ये कौन है साहब के नेता हैं कि अब इनका कोई इलाज नहीं। इनका इलाज केवल और केवल व्यापम घोटाले के बोरे कहाँ चले गए? जो व्यापम घोटाले में सीधे सीएम हाउस तक पैसा गया है, उसका ठीक है, मैं आप हिसाब किताब है दोनों के पास लौटूंगा। रंजन जी से, निर्णय रंजन कोर्ट जी। ने दे दिया, शायद मालूम नहीं था। रंजन जी, कमलनाथ जी का बयान आपने भी सुना है, इसे कैसे देखते हैं आप? या कमलनाथ जी अभी से भूमिका बना रहे हैं, क्या कैसे परिणाम आने वाले हैं, या वो ये बता रहे हैं कि, या उन अफसरों को एक चेतावनी दे रहे हैं कि कल के बाद भी परसों आएगा, क्या आप ईमानदारी से काम करिए, निष्पक्षता से काम कीजिए, मैसेज दे रहे हैं? जी, सत्ता में जो भी होता है उसके हिसाब से ही प्रशासन चलता है। पुलिस प्रशासन भी उसके साथ में काम करता है, ये बात सच है। और नगरीय निकाय चुनाव जब जब होते हैं, जो भी शासन में बैठता है, जो सत्ता पे बैठा रहता है, उसके साथ में सरकारी कर्मचारी कामकाज करते हैं। ये है कि थोड़ा बहुत प्रभावित होता है मामला, लेकिन उतना प्रभावित चुनाव का नहीं होता। यदि कमलनाथ जी कह रहे हैं, तो आज यदि कमलनाथ जी भी सत्ता में बैठे होते तो कांग्रेस के ही फेवर में वहाँ के पीठासीन अधिकारी या पोलिंग एजेंट्स बाकी लोग काम करते हैं। तो सरकार जो सत्ता में बैठी है उसके साथ में मशीनरी तो होती है। यहाँ दुरुपयोग और सदुपयोग वाली बात नहीं है, क्योंकि सत्ता में बैठी हुई पार्टी है तो उसके साथ में एक जुड़ाव सरकारी कर्मचारियों का बना रहता है, तो उस तरीके से काम होता है। यदि कमलनाथ जी ये कह रहे हैं कि साहब मशीनरी काम कर रही है, तो ये कांग्रेस के जमाने में भी ऐसा हुआ है कि जब कांग्रेस के जमाने में चुनाव हुए हैं तो मशीनरी कांग्रेस के पक्ष में भी काम की है। छिंदवाड़ा में भी मैंने देखा है कि मशीनरी किस तरीके से काम करती है कांग्रेस के पक्ष में, ऐसा कुछ नहीं है। तो सत्ता में जो बैठा होगा उसके साथ में सरकारी कर्मचारी काम करता है। लेकिन दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण जो है कि उन्होंने जो चेतावनी दी है कि कल के बाद परसों आता है, ये चेतावनी खैर वो अक्सर देते रहते हैं, और उन्होंने पिछली बार विधानसभा चुनाव के समय भी ये चेतावनी दी थी इस तरीके की। तो वो बात ठीक है कि कर्मचारियों के साथ में जो विपक्ष होता है वो लगभग हर कर्मचारियों पे, हर पीठासीन अधिकारी पे, एसपी पे, कलेक्टर पर, जो बड़े अधिकारी होते तो हैं। ये तो जिसकी भी सत्ता होती है उसका एक प्रेशर रहता है मानसिक रूप से।
जब कांग्रेस की सत्ता रही होगी तो धर्मेंद्र जी आपका भी प्रेशर रहा होगा, इस पर आपका जवाब लेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर के साथ फिर आपसे रूबरू कराते बड़ी खबर से, और इस बार दिग्विजय सिंह का बयान आया है। दिग्विजय सिंह का बयान आया है। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाए हैं पोलिंग बूथ पर घूम रहे हैं सरकार के मंत्री, कांग्रेस के पोलिंग एजेंट को भगाने का आरोप लगाया है। मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ दर्ज कराऊंगा FIR, बोल रहे हैं दिग्विजय सिंह। क्या बोल रहे हैं दिग्विजय सिंह, चलिए आपको सुनाते हैं। इनके 15 साल और कमलनाथ जी के 15 महीने तुमसे करो यार, कुछ मत करिए। मैं तो आपसे पूछता हूँ कि बिजली के बिल आपके आप कितने आ रहे हैं, कांग्रेस के राज में कितने आ रहे थे, किसी को समझकर आप भी कांग्रेस के पक्ष में वोट दे दीजिए। एक और आपत्ति इस बात की है कि नरेला के माननीय विधायक एवं मंत्री विश्वास सारंग जी TI के साथ मतदान केंद्र के अंदर जाते हैं। मतदान केंद्र में जाने का अधिकार केवल मतदाता का है और उम्मीदवार या उसके एजेंट का है। न वे उस पोलिंग बूथ के मतदाता हैं, न पोलिंग एजेंट है, न उम्मीदवार है। किस हैसियत से अंदर वो गए, ये अपराध है। उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी, होगी, अभी तक हो गई होगी, शायद नहीं होगी तो मैं करवाऊंगा। और इसमें अदालत में उनको खड़ा होकर जवाब देना पड़ेगा। ये गुंडागर्दी है, ये गुंडागर्दी है, और ये घुसकर कांग्रेस के पोलिंग एजेंट्स को वहां से भगा देना, उनके कागज छीन देना, ये कौन सी बात है? प्रजातंत्र लोकतंत्र है ये गुंडागर्दी है। TI को लेकर आपके मंत्री पोलिंग बूथ में घुस रहे हैं, पोलिंग एजेंट जो कांग्रेस के हैं उनको भगा रहे हैं। तो जो रंजन जी कह रहे थे कि प्रशासन तंत्र दबाव में रहता है, कार्रवाई आपके अनुसार करता है, वो दिख भी गया यहाँ पे। अब FIR भी कराएंगे। दिग्विजय सिंह तो कह रहे हैं गुंडागर्दी है ये आपकी। ब्रिजेश जी, पहले तो धर्मेंद्र जी कानून तोड़ रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बात करते करते फोन पे। इनसे कहा जाए कि गाड़ी रुकवा लें, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया तो चैनल को भी जिम्मेदारी देनी पड़ सकती है। अभी गोविंद सिंह राजपूत का भी वो आया था वीडियो, बिना हेलमेट के बाइक चला रहे थे। लेकिन धर्मेंद्र जी आप गाड़ी ना चलाएं प्लीज, बात करते करते। ये कानून का भी उल्लंघन है और आपकी सुरक्षा के लिए भी ठीक नहीं है। इनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बोल रहा हूं मैं तो। लेकिन ये आपके सवाल पे आता हूं, डरा भी रहे हो एक तरह से कि कानून का उल्लंघन है। नहीं साहब, मैं तो ध्यान आकर्षित कर रहा था कि आचरण क्या है कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि नेता तो ये कांग्रेस पार्टी के ही है ना। कांग्रेस पार्टी के आचरण की चिंता मत करिए, आप अपने आचरण की चिंता करिए। बातें करते बिना प्रमाण के बातें करते हैं, को लूट कर अपने घर भरने वाले नेता कांग्रेसियों को आचरण न सिखाएं। कितने ही आ जाए, को सच्चाई से जनता बहुत अच्छे से अवगत है और सच्चाई जानती है कि दिग्विजय सिंह जी की क्या छवि है। दिग्विजय सिंह जी जो कहते हैं, दिग्विजय सिंह जी तो कहते हैं मेरे जाने से वोट कटते हैं, मतलब वहां अपने वोट कटवाने ही गए थे। तो क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? का एक डर बड़ा गजब का है। 15 माह की सरकार को लेकर राजनीति से बड़े चिंतित रहते हैं। सिंह जी ने हमारी सरकार गिरवा दी। अब दिग्विजय सिंह जी हो सकता है कोई छल कर रहे हो, इनको कांग्रेस की चिंता की बात है, भारतीय जनता पार्टी का आचरण ही नहीं है, और ये निश्चित रूप से झूठ वो तो कह रहे थे, आपने भी सुना है कि 15 साल बनाम 15 माह, बिजली के बिल कितने आते थे और अब कितने आ रहे हैं सबको पता है। ब्रिजेश जी एक बात बताइए, 70 साल में जो देश को निपटा दिया और 17 साल का आंकलन कर रहे हैं, ये तो झूठ का पुलिंदा बांधने वाली पार्टी है। और ये देश में सुई नहीं बनती थी, आज हवाई जहाज बनता है। 70 साल मत बोला करो, पूर्वजों का अपमान करना नालायक औलादों की निशानी है। हमारे जितने भी अभी तक देश के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने इस देश के लिए काम किया, चाहे वो भाजपा के रहे हो या सभी दलों के मिलकर रहे हो। ये देश एक दिन में नहीं बना, जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी, आज ये देश इतना सक्षम है। इस देश का अपमान मत किया करो। 70 साल बोलकर जो भी सरकार आती है प्रदेश के और देश के हित में काम करती है। पहले आप लोग अपना मानसिक संतुलन ठीक करो और आप लोग ये बोलना बंद करो। तो ये 70 साल है ना, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप बात कर रहे हो ना हमसे, ये लाइव आप और हम डिबेट में बैठे हैं, ये भी 70 साल की हमारे नेताओं की मेहनत है। चाहे वो आप एक एक करके बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, पूरी जवाब तो आ जाने दीजिए, फिर मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ। पर्याप्त समय है, लेकिन एक व्यक्ति की बात पूरी आ जाए, एक पार्टी की बात पूरी आ जाए, इसके बाद आप बोलेंगे तो बेहतर रहेगा। दोनों की बात नहीं आ पाती, इसमें दर्शकों को भी समझ में नहीं आता। गीत जी अपनी बात पूरी कीजिए।
देखिए, दिग्विजय सिंह जी पूर्णतः जो है असत्य बात कह रहे हैं। अगर उनके पास कोई प्रमाण है तो सिद्ध करके दिखाएं, क्योंकि इनका वो आचरण रहा है कि इनको न्यायालय भी जो है अभी हवालात में भेज चुका है और बेल पे हैं दिग्विजय सिंह जी। मेरा उनसे आग्रह है कि बिना प्रमाण के इस प्रकार के अनैतिक आरोप ना लगाया करें। अगर आरोप वो तो लगा कह रहे रहे हैं हैं तो एफआईआर उसको दर्ज कराने जाएंगे, अदालत तक खींचेंगे आप। तो वीडियो दिखाएं। अगर अगर अनैतिक है तो बिल्कुल वीडियो दिखाएं, जांच करवाएं। और कौन डर रहा है? लेकिन यहाँ पर वो व्यक्ति बात कर रहे हैं जो खुद जिनको न्यायालय सजा सुना चुकी है, और एक बार नहीं, इनके ऊपर कितनी चीजें और कितने राजनीतिक इनके ऊपर प्रकरण चल रहे हैं ये खुद जानते हैं। जनता इनसे अच्छे से वाकिफ है। ये बंटरधार नंबर 1 है, इनको कौन नहीं जानता। तो इनकी बातों को लेकिन ऊपर तो मुकदमा कोई दर्ज करा गंभीरता लेते हैं और फिर साबित भी नहीं कर पाते हैं कई बार गीत जी। ये दिग्विजय सिंह जी ने एक बार नहीं कईयों बार मुंह खा के आए, और निश्चित रूप से इनको ठीकरा फोड़ना है हार का अपना। तो इस प्रकार की अनर्गल बातें करना इनका जायज है, क्योंकि शाम तक के जो इनको भी आइडिया लग ही जाएगा कि हार रहे हैं। और निश्चित ठीक रूप है। से जनता जो है बहुत समझदार है मध्य प्रदेश की। धर्मेंद्र जी, हार का ठीकरा फोड़ना चाहते हैं, शायद इसलिए दिग्विजय सिंह की वही भाषा है और कमलनाथ जी भी वही आरोप लगा रहे हैं कि पैसा पुलिस प्रशासन। और यहाँ भी दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि टीआई को लेकर मंत्री तक मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं, एजेंटों को धमका रहे हैं। तो उसी पावर का दुरुपयोग कर ब्रजेश सर, लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है, सरकारें आती हैं चली जाती हैं। ये मेरे भाजपाई जो मित्र हैं, ये अपने पूर्वजों का जो अपमान करते हैं, मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता। ये 70 साल करते हैं, 70 साल में 18 साल इनकी सरकार रही है। भाजपा की अटल जी की सरकार हो या एनडीए के समर्थित बीपी सिंह की सरकार हो, सब मिलाकर 70 साल देश के पूर्वजों को मत कोसा करिए। इस देश को बनाने में इस देश के सारे सभी दलों के नेताओं का बड़ा योगदान है। इस देश में सुई नहीं बनती थी साहब। हम ये जिस मोबाइल और जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बात कर रहे हैं, ये भी हमारे देश के वैज्ञानिकों और नेताओं की देन है। इसलिए आप सुनिए सुनिए, मेरे बाप दादाओं ने मेरे लिए जमीन जायदाद अगर बनाई है तो वो उनकी कृपा है। आज 70 साल में जो कुछ बना है ना, वो आप बेच रहे हो। उसका जवाब दो जनता को। अगर 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो आपके मोदी बेच क्या रहे हैं? मोदी ने एयरपोर्ट किसका बेचा, आप ये बताइए। मोदी जी ने एयरपोर्ट किसका बेचा, रेलवे किसकी बेची, किसका बेचा? किया जी ने उत्तर दिया था ना संसद में। ये क्यों बोल रहे हैं? एलआईसी किसने बनाया? एलआईसी को किसने बेचा? बहुत अच्छा इस देश ने 70 साल में जो बना उनको बेचने का काम भाजपाइयों ने किया है। आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। और धर्मेंद्र जी, इसका भी जवाब दे दीजिए ना कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के बयानों के पीछे क्या मकसद है? सुनिए, हमारे गांव में कहावत थी। धर्मेंद्र जी, आगे आपकी बात पूरी। अब इस सवाल का जवाब भी दे दीजिए। सपूत तो क्या धन संचय, जो नालायक औलाद अपने बाप दादाओं की धर्मेंद्र जी रिपीट कर रहे हैं, तीसरी बार दोहरा रहे हैं। धर्मेंद्र जी, जवाब तो दे दीजिए कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह एक ही बात बोल रहे हैं। तो ये ठीकरा फोड़ना चाहते हैं प्रशासन पर, पुलिस पर? फोड़ने वाली बात नहीं है। ये प्रशासन लगातार, ग्वालियर में भी हमने कई सारी शिकायतें की हैं। अभी आपने देखा होगा वार्ड नंबर 3 में एक बीजेपी के पार्षद द्वारा कांग्रेस के पूर्व पार्षद को लात देकर गिरा दिया गया और टीआई उसे उठाकर जबरन ले गया। उसकी भी हमने शिकायत की है। ये तो लगातार हो ही रहा है प्रशासन का दुरुपयोग। लेकिन आप निश्चिंत रहे, जनता ने इनकी विदाई की पूरी तैयारी कर दी है और 17 तारीख को आपको ये दिखेगा। जनता इनको, आज आप देखिए इनकी बौखलाहट, ग्वालियर में मुख्यमंत्री को 3 बार आना पड़ रहा है। तो ये उनको पता है कि स्थिति बहुत खराब है, पूरे प्रदेश की स्थिति खराब है। आपके कमलनाथ को इंटरेस्ट नहीं है इसमें, आपकी दिक्कत है, परेशानी है। कमलनाथ को हमारा प्रत्येक कांग्रेसी कमलनाथ बनकर चुनाव लड़ रहा है। और जाइए इनके कमलनाथ क्या बोलते हैं उनके साथ घमंड अच्छी बात नहीं है साहब। सुनिए, हमको कह रहे हैं कि कमलनाथ जी पर ऐसा क्यों कहते हैं कि इंटरेस्ट नहीं है? इंटरेस्ट लेके लड़िए ना चुनाव। क्यों बोलना पड़ता है उनको इंटरेस्ट नहीं है? ठीक है रंजन जी, त्रिकोणीय मुकाबला भी है 3 जगह पे, चाहे हम सतना देख लें, सिंगरौली देख लें या छिंदवाड़ा को भी उसमें शामिल कर सकते हैं, ग्वालियर को भी। ये त्रिकोणीय मुकाबला, क्या आपको लग रहा है कि इस बार तीसरा विकल्प भी कुछ दिखेगा? जिस तरह 16 नगर निगम पे बीजेपी का कब्जा था, अब कांग्रेस कुछ छीनने की कोशिश कर रही है, तो उसके साथ साथ उसे कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है ये त्रिकोणीय मुकाबले से। प्रदेश जी, इस बार त्रिकोणीय मुकाबला जो भी सामने आपको जहां जहां आपने नाम गिनाए हैं उसका भी मैंने आकलन किया है। उनमें आप गंभीरता के साथ में देखिए तो वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला जो है
वो भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये वोट जो कट रहे हैं जितने भी, क्योंकि क्या होता है कि जब बड़ी चीज होती है ना सामने, जब बड़ा प्रतिशत किसी के पास में हो तो नुकसान उसका ही सबसे ज्यादा होता है। तो नुकसान में बैठा हो उसके नुकसान का तो कुछ है ही नहीं बचा। तो यहाँ क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग वाकई में पूरे पूरे बैठे हुए फायदे का होना है, क्योंकि उनका ही जनाधार गिरा हुआ है। तो जनाधार की कटौती जो तीसरा खड़ा हुआ है वो जनाधार इनका ही काट रहा है, तो इनका ही माइनस होने वाला है। तो ये समीकरण अभी तक समझ में नहीं आ रहा। ये समझ में आ रहा है कि तीनों को लेकिन दोनों को यदि ऐसा होता रंजन जी, चलिए आपकी बात मान लेते हैं, त्रिकोणीय मुकाबला है और तीसरी ताकत चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीएसपी का उम्मीदवार हो, ये जीत जाते हैं, तो एक तरह से ये तो हुआ ना कि कांग्रेस को भी नकार रहे हैं लोग। यदि बीजेपी से नाराज हैं तो कांग्रेस की तरफ नहीं जा रहे, यदि आपकी बात मानूं तो हाँ, स्वाभाविक है कि आदमी जब तीसरा विकल्प मिला ना, मध्य प्रदेश में तीसरे विकल्प का कोई नहीं था। एक जनमानस के सामने थी, आप भी आइए, कई क्षेत्रों में आप आइए, तो वहां से जो लोग आ रहे हैं तो तीसरे विकल्प के रूप में खड़ा हो रहा है। मध्य प्रदेश में अभी तक गुंजाइश नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, तीसरा कोई चुनने की सुविधा जनता के पास नहीं थी। एक सुविधा निर्वाचन। लेकिन रंजन जी, हमने देखा है कि कई बार चाहे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो, बीएसपी भी लड़ी है, समाजवादी पार्टी भी लड़ी है और भाजपा भी लड़ी है, एक बीजेपी का टूट का एक पार्ट लड़ा था, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने कभी तीसरे विकल्प को स्वीकार नहीं किया है। दो दलीय व्यवस्था ही रही है। में आके लुटा तीसरा विकल्प कभी भी नहीं सफल होता। तीसरा विकल्प सेंधमारी ही करता है, या तो भारतीय जनता पार्टी की सेंधमारी करे या कांग्रेस की करे। ये तीनों में, इन दोनों ही पार्टियों में कहीं ना कहीं वो सेंधमारी करता है। फायदा किसी में से 19-20 का फायदा जिसको भी पहुंच जाए, है ना। तो ये तो वोट तो नहीं लेता, ये मतलब ये जीतता नहीं है, लेकिन नुकसान दोनों को पहुंचा सकता है। और कभी कभार नुकसान का प्रतिशत जिसका भी ज्यादा और नुकसान उसको ज्यादा पहुंचाता है जो कमजोर महसूस हो। तो कमजोर तो कांग्रेस ही दिख रही है, और हमने देखा दिल्ली पंजाब में भी धर्मेंद्र जी कांग्रेस को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ब्रजेश जी, एक 17 तारीख का आप इंतजार करिए। इस बार नगरीय निकाय चुनाव में बहुत अच्छे परिणाम जनता देने वाली है, और आप निश्चिंत रहें, क्योंकि जनता ने देख लिया। हर नगर निगम में इनको 20-20 साल 30 साल हो गए हैं, और इन लोगों ने वही बातें बार बार रिपीट किया कुछ नहीं है। जनता इस बार परिवर्तन का मन बना चुकी है, और नगरीय निकाय चुनाव में निश्चित रूप से मेरा भी मानना है, और जो चूंकि हम लोग लगातार घूम रहे हैं पोलिंगों तो पर, धर्मेंद्र जी, आप लोगों ने सोचा कि अब जनता ने तो मन बना ही लिया है, तो कमलनाथ जी से सभी जगह दौरे न करवाए जाएं, उतनी आम सभाएं न की जाएं, उतने रोड शो न किए जाएं, क्योंकि जनता तो मन बना चुकी है ना। आपसे डबल मेहनत कर रहे हैं सामने वाले। एक बात बताइए, जनता ने तो मन 2018 में बनाया था। इन खरीदारों ने तो अधूरा मन बनाया था ना, आपने मेहनत की होती तो पूरा मन बना लेते। विधायकों को खरीद कर सरकार करा दी। लेकिन धर्मेंद्र जी, 2018 में लेकिन धर्मेंद्र जी, आप फिर भी नहीं स्वीकार कर रहे ना कि आप, जनता ने मन बनाया, अधूरा मन बना था ना। जनता का मन इधर उधर हो रहा था। आप यदि साथ देते, आप यदि ताकत बनते, आप यदि आवाज उठाते, तो हो सकता पूरे मन से आपको बना देते। फिर कांग्रेस आवाज उठा रही है, कांग्रेस आवाज उठा रही है और कांग्रेस लड़ रही है। आप देखिए, ये चीज अभी आपने क्या कहा कि कमलनाथ जी का इसलिए दौरा हो गया। अगर कांग्रेस जीतती है तो जनता त्रस्त है, और कांग्रेस हारती है तो कांग्रेस का संगठन कमजोर है। आप पहले खुद मंथन करिए और सोचिए कि कांग्रेस की कमियां देखने की बजाय सत्ता से सवाल करिए। ये सत्ता जो 18 साल से प्रदेश, सत्ता से भी सवाल करेंगे, लेकिन फिर बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, इंदौर से आ रही है। 2 नंबर विधानसभा के वार्ड 20 में विवाद हुआ है। दोनों ही पार्टी की तरफ से जमकर चले लाठी डंडे, आधा दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल। इंदौर 2 नंबर विधानसभा के वार्ड 20 में विवाद। 2 नंबर का मामला है। ये विधानसभा क्षेत्र बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जहां से मालिनी गौड़ विधायक है। चलिए लाइव वीडियो दिखाते हैं आपको। दूसरी बड़ी खबर देवास के कन्नौज से।
कार्यकर्ताओं के बीच चले लात घूंसे, बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प, पोलिंग बूथ के बाहर हंगामा और मारपीट। कार्यकर्ताओं के बीच चले लात घूंसे, ये दो तस्वीरें देखी हैं आपने। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं देवास के कन्नौज की है। इससे पहले जो आपने तस्वीर देखी थी वो इंदौर की थी। किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में लात घूंसे चल रहे हैं, लाठी डंडे चल रहे हैं। देखिए किस तरह से हाथापाई हो रही है, एक दूसरे से मारपीट की जा रही है। प्रदेश के कई शहरों से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। मामूली विवाद के साथ झड़प भी हो रही है, लात घूंसे भी चल रहे हैं। रंजन जी, दो तस्वीरें देखी आपने, किस तरह से इंदौर में मारपीट होती है, कन्नौज देवास में मारपीट होती है। पहले हम खबरें लिखा करते थे और चैनलों पर दिखाया करते थे शांतिपूर्ण मतदान हुआ, कहीं कहीं से झड़पों की खबरें आई। लेकिन अब चुनाव वैसे नहीं रहे, अब लात घूंसे भी चलते हैं, रंजिशें भी होती हैं। यहाँ तक कि पंचायत चुनाव हमने देखे किस तरह से हत्याएं भी हो गई। तो ये चुनाव इस तरह से रंजिश वाले हो गए हैं, इसकी क्या वजह देखते हैं? बदलता है, समय के बदलने के साथ में सारी चीजें बदल जाती हैं। पहले लिखा जाता था, अब देखा जाता है। पहले प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, तो लिखा जाता था, एक दिन के बाद में आता था। अब तो ये हुआ ब्रजेश जी की तात्कालिक घटना हो रही है, आप दिखा रहे हो, तो इसका भी एक इम्पैक्ट है, बाहर इसका भी असर पड़ता है। तो लेकिन अब आप ये समझिए कि पहले स्वार्थ बड़ा छोटा सा था, लेकिन अब राजनीति का स्वार्थ, ये चुनावों का स्वार्थ बहुत बड़ा हो गया है। एक छोटा सा कार्यकर्ता या नगरीय निकाय के चुनाव में जो सक्रिय होता है, उसका छोटा सा स्वार्थ था, घर के सामने स्ट्रीट लाइट लग जाए, मोहल्ले में नाली साफ हो जाए, सड़क बन जाए, छोटे छोटे से स्वार्थ है, राशन कार्ड बन जाए। लेकिन अब वो स्वार्थ इस तरीके का नहीं है, अब ये स्वार्थ बड़ा हो गया है और बड़े स्वार्थ के साथ में ये लात घूंसे चलना स्वाभाविक प्रक्रिया हो गई है। तो ये जहाँ चल रहे हैं, वाला चुनाव है, करीबी मुकाबला है, 2023 की तैयारी है, इस वजह से इस तरह की घटनाएं ज्यादा देखने को मिल रही हैं। टेंशन तो झड़प तो होती है, स्वाभाविक है कि विधानसभा चुनाव हो, आप इसको देखिए, जितना चुनाव छोटा होगा उतने ज्यादा विवाद होंगे। सरपंचों का चुनाव होता है, उसमें इससे ज्यादा लात घूंसा चलते हैं, उसमें तो फायरिंग भी हो जाती है, क्योंकि जहां जितना ही कम रहेगा, जितने नीचे स्तर पे आप आओगे, उतने ही ज्यादा झगड़े होंगे। आपको लोकसभा में आपको झगड़े नहीं मिलेंगे, विधानसभा चुनाव में आपको इतने झगड़े नहीं मिलेंगे, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में और पंचायत चुनाव में इस तरीके से झगड़े, क्योंकि यहाँ होता है एक दूसरे को पहचानने वाले लोग होते हैं और एक दूसरे का क्षेत्र बड़ा छोटा होता है, इस वजह से ये छोटी छोटी खुन्नसें जो होती हैं। अच्छा, इसमें चुनावी खुन्नसें नहीं होती ब्रजेश जी, आप इस चीज को बड़ी बारीकी से समझिए, चुनावी खुन्नस नहीं है, ये चुनाव प्रचार के दौरान की भी खुन्नस है। ये कोई पुरानी रंजिशों को भी यहाँ पे हिसाब किताब बराबर कर लिया जाता है। गीत जी, क्या ये डर की वजह थी, या जिस तरह से चुनाव मैनेजमेंट रहता है कि लगातार दौरे किए मुख्यमंत्री ने, देखे हम इंदौर में किस तरह से रोड शो किया, भोपाल में ज़्यादा समय दिया, कहीं इस बार ऐसा लग रहा था कि इंदौर में भीतरघात हो सकता है, बड़े नेता नाराज हैं, ग्वालियर में पूरा समय दिया, ग्वालियर में भीतरघात की संभावना है बड़े नेताओं की वजह से, इसलिए शिवराज जी ने खुद मोर्चा संभाला और ज़्यादा सभाएं, ज़्यादा रोड शो किए। नहीं, भीतरघात कहीं कोई जी बोलूं जी 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 हाँ बोलूं, बोलिए रंजन जी। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ जाकर के यदि आपको नगरीय निकाय चुनाव पर यदि हम बातचीत करें, तो आप शुरुआत से लेकर के अभी पोलिंग मत डालने तक
वोटिंग होने तक का आप आकलन कीजिए कि इस बार क्या हुआ। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के पास में जब टिकट वितरण का समय आया तो आप देखेंगे टिकट वितरण से ही विवाद शुरू हो गया था। अब विवाद आ गया है यहाँ पर। अब मुद्दों की बात करोगे, चुनाव प्रचार के समय मुद्दे कांग्रेस के पास भी वही मुद्दे थे जो भारतीय जनता पार्टी के पास थे। मतलब मुद्दा विहीन पूरा सब कुछ चल रहा था। इसलिए यहाँ इनके टॉप लीडर्स तो ये को तो फायदेमंद हुआ ना बीजेपी के लिए, मुद्दा विहीन चुनाव था। तो यदि मुद्दे उठाए जाते, विपक्ष घेरता तो ज्यादा मुश्किल होती। गीत जी जवाब ले लेते। गीत जी ब्रजेश जी की बात यहाँ राष्ट्रीय मुद्दे तो है नहीं, यहाँ प्रादेशिक मुद्दे है नहीं, यहाँ तो गली मोहल्ले तमाम मुद्दे आते हैं। वो पहले भी इसका जवाब दे चुके हैं, ध्यान आकर्षण करा रहे थे, संज्ञान में ला रहे थे बस। जी गीत जी। देखिए, ऐसा कोई भीतरघात वाली कहीं बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। जैसा मैं कई बार अपनी डिबेट्स में बोल चुका हूं, हमारे यहाँ पर कोई गुटबाजी ना कोई भीतरघात। देखिए, जो प्रत्याशी है वो प्रत्याशी घोषित होने के पहले कई उम्मीदवार सामने आते हैं कि हमें भी टिकट चाहिए, हमें भी टिकट चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है कैडर बेस्ड पार्टी है और यहाँ सुशासित और अनुशासित कार्यकर्ता ही आपको दिखेंगे। जो प्रत्याशी के रूप में अब जब घोषित कार्यकर्ता हो जाते हैं तो आप देखिए तन और मन से वो उस प्रत्याशी के साथ में, भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो प्रत्याशी खड़ा हुआ उसके साथ में देखिए तो कहीं भीतरघात की तो बात ही नहीं होती। चाहे वरिष्ठ नेतृत्व हो चाहे शीर्ष नेतृत्व हो, हमारा सब इस बात को मानते हुए आए क्योंकि हम तो भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं और हमारा अनुशासन जो है विश्व में जाना जाता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम कार्य करते हैं। हमारी एक गरिमामय पार्टी है और अभी भी आप हमारा आचरण देखिए। मैं दूसरे के बीच में कभी नहीं बोला, चाहे धर्मेंद्र जी थे चाहे रंजन जी हो, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। इसी प्रकार से हमारी पार्टी में जो है, क्योंकि परिवार है, यहाँ पर बात सबकी आती है। परिवार में पांचों उंगलियां बराबर भी नहीं होती, कोई गुटबाजी नहीं है, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। चलिए, अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमसे चर्चा करने के लिए। ये तो परिणाम बताएंगे 17 तारीख को कि किसके पाले में गया मामला, मतदाताओं ने किस को दिया अपना वोट। तो इस पर हम आगे भी मंथन जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।